हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम साइंस वाले स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों ये एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है और जो भी स्टूडेंट 10th के अंदर है या 12th के अंदर या फिर कोई नीट की या सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बनने वाला है। आज तक भी जिन स्टूडेंट को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में या परमाणु के बारे में जो भी इसके मॉडल्स वगैरह है तो उनके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोस्तों ये वीडियोस अगर आप देखते हो तो परमाणु के बारे में आपके अंदर एक भी डाउट, आपके मन के अंदर एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत हम कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों क्योंकि बिना लक्ष्य के, बिना मंजिल के एक तरह से भटकना होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या समझने वाले हैं। तो आप देखिए दोस्तों, हम देखेंगे महर्षि कणाद जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उनके बाद में देखिए दोस्तों सेकंड नंबर पे जॉन डाल्टन जिन्होंने सबसे पहले परमाणु प्रतिरूप दिया था सन 1808 के अंतर्गत, जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। तो दोस्तों इनका भी जो भी इनकी विशेषताएं हैं इनके मॉडल की, उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों जितने भी टॉपिक है इनके अलग से एक एक वीडियो बनने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों तीसरे नंबर पे हम थॉमसन परमाणु प्रतिरूप, जिसे दोस्तों प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, तो इसको भी दोस्तों हम समझेंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों परमाणु के अंदर जो अपरमाणविक कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनका भी एक अलग अलग वीडियो बनने वाला है। इनकी खोज कैसे हुई थी, किस प्रयोग से इनकी खोज हुई थी, तो सभी का एक एक अलग अलग वीडियो बनेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों फोर्थ नंबर पे हम इलेक्ट्रॉन की खोज जो कैथोड किरण प्रयोग से हुई थी तो इसका भी हम समझेंगे। 5 नंबर पे देखिए दोस्तों आप प्रोटॉन की खोज, जिसको एनोड किरण के माध्यम से जो इसका एक प्रयोग है, इसका एक प्रैक्टिकल है, उसको भी हम अलग से समझेंगे। 6 नंबर पे दोस्तों देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो जेम्स चैडविक ने की थी। 7th नंबर पे समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इनकी जो एक सीरीज है इसको हम समझेंगे। 8th नंबर पे देखिए दोस्तों रदरफोर्ड परमाणु जो प्रतिरूप है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, तो इनके प्रयोग को हम समझेंगे। 9th नंबर पे देखिए दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरण, जो प्रकाशीय विकिरणें होती है, प्रकाशीय किरणें, वो एक तरह से दोस्तों विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, तो उसका भी एक अलग से टॉपिक बनेगा कि कौन कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। आगे देखिए दोस्तों 10th नंबर पे प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। 11th नंबर पे विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार, आपने दोस्तों डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बारे में सुना होगा, तो वो प्रयोग, वो प्रैक्टिकल दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। 12th नंबर पे देखिए दोस्तों परमाणविक स्पेक्ट्रा। अगर आपको नील्स बोहर का प्रयोग समझना है तो दोस्तों आपको परमाणविक स्पेक्ट्रा अच्छी तरह से समझना चाहिए पहले, तभी दोस्तों आपको वो समझ में आएगा। 13 नंबर पे देखिए दोस्तों परमाणु का बोहर मॉडल हम समझने वाले हैं, और उसके बाद में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। 15 नंबर पे देखिए दोस्तों क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होती है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉन है जो कक्षक के अंदर रहते हैं, तो उसका एड्रेस जानने के लिए, जैसे हमारा कोई एड्रेस होता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर कौन से कक्षक में है, तो उसको जानने के लिए दोस्तों क्वांटम संख्याएं आवश्यकता पड़ती है इनकी, तो इसका भी अलग वीडियो बनेगा। उसके बाद में दोस्तों हम कक्षक के बारे में समझेंगे, कक्षक, कोष, उपकोष, तो इनको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। 17 नंबर पे देखिए दोस्तों आब्बो नियम। आब्बो नियम के अंतर्गत 3 अलग नियम आते हैं दोस्तों, जैसे पाउली का अपवर्जन का नियम, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, N+L का नियम, तो वो हम एक अलग वीडियो इसका बनेगा, वो उसको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। 18 नंबर पे देखिए दोस्तों सोमरफेल्ड मॉडल, जिन्होंने नील्स बोहर के परमाणु की जो कमियां रही थी उनको समझाया था। और 19 नंबर पे श्रोडिंगर तरंग समीकरण, इसको हम समझेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह है, और भी कहीं टॉपिक है, उनको हम जब भी टॉपिक देखेंगे उससे रिलेटेड तब उनको भी हम साथ में समझा देंगे। तो
तो सबसे पहले हम दोस्तों अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर। दोस्तों एटम का मतलब होता है परमाणु, और परमाणु एक तरह से एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है दोस्तों अविभाज्य, अर्थात जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। दोस्तों टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप समझिए पदार्थ। आप जो भी अपनी आंखों से देखते हो आसपास कहीं पे भी ऐसे वस्तुएं या ऐसे पदार्थ कहते किसे दोस्तों, पहले इसे समझिए। जिसका भी जो भी स्थान घेरता है या जिसका भी कोई ना कोई द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। दोस्तों जो आप अपने चारों तरफ हवा ले रहे हो, जो ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं या CO2 गैस जो हम निकालते हैं, या आसपास में ये देखिए दोस्तों पेन या कॉपी, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो दोस्तों ये पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई स्थान घेरते हैं, इनका कुछ ना कुछ भार अवश्य होता है। तो ऐसे इन्हें पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। और इसकी अगर देखिए दोस्तों, आप ये पेन देख रहे हो, अगर इस पेन को हम तोड़ते जाए तो लास्ट में ऐसा कण जिसको हम और नहीं तोड़ सकते, जो अविभाजित है आगे, उसे दोस्तों परमाणु कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले परमाणु के बारे में दोस्तों महर्षि कर्णाद ने बताया था कि पदार्थ का एक ऐसा भी कण होता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन उस टाइम दोस्तों इन्होंने अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं किया था, और उसके बाद में सन 1808 के अंदर जॉन डाल्टन जो ब्रिटिश अध्यापक थे दोस्तों, और इन्होंने सबसे पहले परमाणु प्रतिरूप दिया था। इन्होंने एक परिभाषा दी थी दोस्तों, वो आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हो कि तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। दोस्तों तत्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए सोना है, चांदी है, कोई भी पदार्थ जो शुद्ध रूप में होता है, जिसके सेम तत्व होते हैं, मतलब एक जैसे तत्व होते हैं सारे, वो तत्व कहलाता है। तो दोस्तों तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे और विभाजित नहीं कर सकते उसे परमाणु कहते हैं। यह परिभाषा किसके अनुसार थी दोस्तों, जॉन डाल्टन के अनुसार। इन्होंने सन 1808 में ये परिभाषा दी थी। अब देखिए दोस्तों, इस परमाणु प्रतिरूप के कुछ मुख्य बिंदु थे वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था अपने परमाणु प्रतिरूप के अंदर, कि पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दोस्तों ये परिभाषा इनके टाइम ये सत्य थी, लेकिन अभी परमाणु की परिभाषा चेंज हो चुकी है, और वो क्या है उसको भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। पहले आप देखिए दोस्तों, इन्होंने बोला था कि परमाणु वह होता है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे आगे और विभाजित नहीं कर सकते, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए दोस्तों सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों इन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, कि कोई सा भी तत्व है उसके सारे परमाणु समान होते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों गोल्ड है, सोना, तो सोने के अंदर इन्होंने बोला कि सोने के सारे परमाणु सोने वाले ही रहेंगे, मतलब जिसके अंतर्गत उनके भार, गुण, रंग, रूप, सभी जो परमाणु है एक तत्व के अंदर वो सभी समान रहेंगे, इन्होंने कहा था। आगे देखिए दोस्तों, इन्होंने बोला कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के गुण धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक सोना है, एक चांदी है, तो इन दोनों के गुण अलग अलग रहेंगे अपने अपने, इनका रंग अलग रहेगा, इनके गुण, रूप, इनके सब अलग अलग रहेंगे। दोस्तों आगे इन्होंने बताया कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक संयोग में भाग लेती है। इन्होंने बता दिया था कि परमाणु पदार्थ की एक सबसे छोटी इकाई होती है जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसके अंतर्गत भाग लेती है। तो दोस्तों इनकी यह परिभाषा काफ़ी सटीक है। आगे देखिए दोस्तों, दो या अधिक तत्व के परमाणु सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु या अणु बनाते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक या तो तत्व का मतलब जैसे देखिए दोस्तों मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के जब दो परमाणु मिलते हैं तो O2 बनती है। O2 एक तरह से दोस्तों अणु है। इसके अलावा अगर हम बोलें कि NaCl जो नमक का सूत्र होता है, Na इसके अंतर्गत सोडियम है और Cl क्लोरीन है, तो ये दो अलग अलग तत्व हैं, दोनों मिल गए तो भी दोस्तों उसको हम अणु कहेंगे। जैसे CO2 है तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, तो इस तरह से दोस्तों एक अणु के अंतर्गत दो समान परमाणु भी हो सकते हैं या फिर दो अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं। 6 के अंतर्गत देखिए दोस्तों, किसी भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में
परमाणु न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। इन्होंने बताया कि एक परमाणु है उसको हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे आप कोई भौतिक परिवर्तन लो या रासायनिक परिवर्तन ले लो, उसके अंतर्गत एक परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इनके जो दिए गए तथ्य हैं उसमें से कौन कौन से तथ्य वर्तमान में गलत साबित हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम उन पर भी टिप्पणी कर लेते हैं। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा था अविभाज्य, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो परमाणु के और भी छोटे कण मौजूद है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको और भी आगे हम विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आगे चलकर इनकी परिभाषा ये बदल चुकी है। इन्होंने बोला दोस्तों, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन वर्तमान में देखें अगर हम समस्थानिक आ चुके हैं। समस्थानिक क्या होते हैं दोस्तों? एक ही परमाणु के अलग अलग रूप होते हैं जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के आपने 3 समस्थानिक सुने होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो दोस्तों इनका जो एक ही परमाणु के 3 तत्व है, लेकिन इनके भार है, जो इनका गुण धर्म है वो अलग अलग है। तो ये भी दोस्तों इनकी परिभाषा है वो गलत साबित होती है, लेकिन इनके टाइम में परिभाषा सही थी। दोस्तों, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण धर्म भिन्न भिन्न होते हैं और कभी समान भी हो सकते हैं, ये इनकी परिभाषा सही है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक संयोग में भाग लेती है। वास्तव में दोस्तों परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, यह इन्होंने कहा था। लेकिन बाद में अपरमाणुक कण भी मिल चुके हैं, जैसे हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों, परमाणु क्या होता है कि जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रिया के अंतर्गत दोस्तों आपको सदैव याद रखना है कि अणु भाग नहीं लेते, परमाणु भाग लेते हैं। हालांकि दोस्तों अणु क्रिया के अंतर्गत हमें दिखाई देते हैं, लेकिन क्रिया परमाणु ही करते हैं। आगे देखिए दोस्तों कि परमाणुओं को किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अगर हम वर्तमान कंडीशन के अंतर्गत देखें, जो नाभिकीय क्रियाएं होती है उसके अंतर्गत एक परमाणु उत्पन्न भी किया जा सकता है, नष्ट भी किया जा सकता है, मतलब उसको दूसरे परमाणु के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये दोस्तों इनके जो तथ्य थे उनके खिलाफ वर्तमान में नए तथ्य उभर कर सामने आए हैं। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं परमाणु की वास्तव में वर्तमान में क्या परिभाषा है, अणु की क्या परिभाषा है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। आखिर वर्तमान में हम सही और सटीक परिभाषा क्या माने, तो देखिए परिभाषा क्या बनती है कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके परमाणु कहलाता है। दोस्तों, तत्व का सबसे छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, उसको परमाणु कहते हैं। वास्तव में दोस्तों परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं पाया जाता है, कि परमाणु ऐसे नहीं आपको स्वतंत्र रूप में मिल जाए। जो अक्रिय गैसें होती है दोस्तों, हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत देखेंगे, तो अक्रिय गैसें दोस्तों किसी से क्रिया नहीं करती, वो स्वतंत्र रहती है। आगे देखिए दोस्तों, अणु किसे कहते हैं, आखिर अणु कैसे बनते हैं, तो अणु के अंतर्गत दोस्तों जब परमाणु, 2 समान परमाणु या 2 अलग अलग परमाणु जब मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो उसे अणु बनता है। तो अणु की परिभाषा दोस्तों क्या बनती है, तो देखिए किसी पदार्थ का तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान हो, अणु कहलाता है। मान लीजिए दोस्तों हम लिखते हैं CO2 क्या है दोस्तों, एक अणु है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दोस्तों O2, तो O2 भी एक तरह से एक अणु है। लेकिन अगर मैं लिखूँ यहाँ पे O या C, तो ये दोस्तों परमाणु है। तो अणु के अंतर्गत देख सकते हो आप दोस्तों, ये एक ऑक्सीजन का अणु है जिसके अंतर्गत दोनों परमाणु ऑक्सीजन के, देखिए O2 का मतलब है 2 ऑक्सीजन के परमाणु, और यहाँ पे देखिए दोस्तों CO2 के अंतर्गत एक कार्बन का परमाणु है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 3 परमाणु है, तो ये एक अणु हो गया। तो ये अणु की परिभाषा है दोस्तों, अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, ये अणु के रूप में रहते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आता है थॉमसन परमाणु प्रतिरूप। थॉमसन परमाणु प्रतिरूप भी हम समझ लेते हैं।
दोस्तों इन्होंने क्या कहा था कि थॉमसन परमाणु प्रतिरूप में इन्होंने परमाणु को एक तरबूज होता है, तरबूज की तरह परिभाषित किया। इन्होंने कहा था कि जो एक परमाणु है वो समान रूप से आवेशित लगभग 10⁻⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 यानी 1 एंगस्ट्रॉम मीटर की त्रिज्या वाला गोला होता है। एक गोला होता है ऐसा जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है और जिसकी नाभिक है दोस्तों उसकी त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर। ये भी दोस्तों हम एक्स्ट्रा में आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। दोस्तों इन्होंने कहा था कि परमाणु है एक तरबूज की तरह होता है, जिसके अंतर्गत जो लाल वाला पार्ट होता है जो हम खाते हैं, दोस्तों आपने तरबूज देखा होगा, जिसके अंतर्गत जो लाल वाला भाग है वो एक तरह से प्लस आवेशित होता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो लाल वाला भाग है वो धनावेशित है और जो उसके अंतर्गत तरबूज के अंदर जो बीज रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह एक परमाणु जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, मतलब धनावेशित भाग भी होता है और ऋणावेशित भाग भी होता है, तो कुल मिलाकर परमाणु उदासीन रहता है। तो इनका जो थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप है वो एक महत्वपूर्ण हमें संदेश देता है। इनके इस परमाणु प्रतिरूप के माध्यम से क्या उभर कर सामने आया कि परमाणु उदासीन होता है और उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन है वो एक तरबूज के अंदर जिस तरह बीज बिखरे हुए रहते हैं उस तरह बिखरे हुए रहते हैं। दोस्तों इस मॉडल को, थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो प्लम है वो धनावेशित भाग के लिए आया है। धनावेशित भाग कौन सा? प्रोटॉन वाला भाग। और पुडिंग दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो प्लम वाला भाग है ये इलेक्ट्रॉन के लिए आया है। इलेक्ट्रॉन मतलब जो बीज वाला भाग है दोस्तों उसके लिए आया है प्लम। और जो पुडिंग है दोस्तों ये पॉजिटिव, पै से याद रखिए दोस्तों, पॉजिटिव। यहाँ पे पूरा पै है, यहाँ पे आधा पै है, तो पै से पूरा पॉजिटिव रहना आपको, पूरा पॉजिटिव मतलब धनात्मक भाग। तो पुडिंग किसके लिए आया है यहाँ पे दोस्तों? धनात्मक भाग के लिए, और प्लम इलेक्ट्रॉन के लिए आया है। तो दोस्तों एग्जाम में कभी पूछ भी सकते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? तो दोस्तों थॉमसन ने। तो यहाँ पे प्लम का आशय क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए, पुडिंग धनात्मक भाग के लिए, प्लम ऋणात्मक भाग के लिए। दोस्तों इस परमाणु प्रतिरूप की क्या खासियत बात है, इसकी मेन क्या है जो निकलकर सामने आती है? इनके इस परमाणु प्रतिरूप के माध्यम से पता चलता है कि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन रहता है। तो ये दोस्तों थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप था। आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। आगे आने वाली वीडियो के अंदर दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड किरण प्रयोग को अच्छी तरह से समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।